नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। और आज हमारे साथ आज एक बेहद खास शख्सियत, जिनकी उम्र तो 82 साल की है, लेकिन जब उनको कैंपेनिंग करते हुए मंचों से उनका भाषण सुनते हैं तो लगता नहीं है कि एक 82 साल के व्यक्ति को सुन रहे हैं। उतनी ऊर्जा उनके अंदर होती है जितनी एक नौजवान में होती है। हम बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों में। आज हमारे लिए वक्त निकाला खड़गे साहब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 फेजेस का चुनाव खड़गे साहब हो गया है, और खासतौर से दक्षिण भारत जहां से आप भी आते हैं, और जिन राज्यों में कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उनमें तो लगभग सभी जगह चुनाव हो गया है। 378 सीटों पर चुनाव हो चुका है। खड़गे साहब का अपना असेसमेंट क्या है? कहां पर इंडिया अलायंस खड़ा है, कहां पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है 4 फेजेस के बाद? 4 फेजेस के बाद हम तो 2 फेज जब हुए थे तब आगे ही थे, और भी अब 4 फेज का असेसमेंट हमने निकाला, अभी भी हम आगे हैं। और मोदी जी जो कह रहे हैं और जो लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, तो वो कभी अपने टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे, और हम जरूर उनको रोकने में कामयाब होंगे। तो आप कह रहे रोकने में कामयाब होंगे। 400 पार की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का भी कोई फिगर है कि कितने फिगर के साथ कांग्रेस पार्टी उनको रोक देगी? ये देखो, रोकने के लिए तो आपको 273 होना चाहिए। अब उससे ज्यादा ही मिलेंगे हमको, कम नहीं मिलेंगे। तो उसी वक्त वो रुक जाएगा। अब 400 कहाँ से आएंगे? कहाँ आप बोलिए। तो तमिलनाडु में उनको मिलेंगे, अच्छा, केरला में मिलेंगे, फिर जो कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले तो हम एक ही सीट पे थे, अब तो हम 10-12 सीट पे हैं, वहाँ भी उनका घट गया। तेलंगाना में तो 2 थे हम, अब वहाँ तो हमारी बढ़ रही सीटें उनके घट रहे हैं। और उसी तरह से आंध्रा में उनका तो कुछ नहीं है। अगर हम भी वहाँ पर ज़्यादा उतना हमारे को भी भरोसा नहीं, लेकिन हम वहाँ पर भी कुछ कोशिश कर रहे हैं 1-2 की, तो वहाँ भी हम ठीक ढंग से लड़ रहे हैं। और दूसरे अपोजिशन पार्टीज वहाँ आगे है, ये तो नहीं है। जीतेगी भी तो 1-2-3 सीट्स कहीं तो आएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में आघाड़ी है, जो आघाड़ी 3 पार्टियां मिलके की है, उन्होंने नेचुरली मोर देन 50% तो पूरा लेने की ये कोशिश हमारी है, और रुझान भी ऐसे ही है। फिर उनको मिल रहा कहाँ? अब हमारा 0 था कहाँ? राजस्थान में। अब हम आगे हैं, वहाँ भी 7-8 आगे हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारे 2 थे, अब मिनिमम हमको 5-6 तो मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हम 2 थे, अब मिनिमम 4-5 तो वहाँ भी मिलेंगे हमको। तो इनको मिल रहा है कहाँ? सब जगह तो इनका घट रहा है। और अब उत्तर प्रदेश जैसा, मैं तो गया था परसों, उत्तर प्रदेश में भी इनके सीट घट रहे हैं। पहले क्या 80 के 80 इनको मिल रहे हैं, वहाँ तो घट रहे, वो 50% में आएगा। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका आकलन क्या है? कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी? हमारे अखिलेश जी के मुताबिक वो तो कहते हैं कि 79 इस बार हमको मिलेंगे। हम भी ओडिशा में हैं जी, हम भी जीत रहे हैं। अब वहाँ पर तो 3 पार्टियां हो गए, बीजेडी अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, लेकिन अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग है कि एमएलए के लिए नवीन पटनायक को देना और एमपी के लिए उनको देना, ये चल रहा है उनका। लेकिन हमारे पास इस बार नौजवान लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम मिनिमम एक 8-10 सीट की टारगेट रखें, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। खड़गे साहब, मैं देख रही थी 2014 में बीजेपी 31% थी, और फिर 2019 में 37.36% पे आ गई। कांग्रेस पार्टी 14 में 19.31% थी, और फिर 2019 में
4.9% हो गई। 10 साल का अरसा है, 19% के आसपास ही 10 सालों में आप रहे। अब इन 10 सालों में क्या ऐसा बदल गया खरगे साहब को लगता है कि 24 में आप रोक देंगे मोदी जी को? देखो, वो जो उन्होंने पहले 2 करोड़ नौकरियों के आश्वासन दिए थे, 15 लाख रुपए का दिया था आश्वासन, किसानों को आमदनी डबल करने का दिया था, और पुलवामा का निकाल दिए। ऐसे हर चीज़ उन्होंने लोगों को ऐसा उचकाया कि मोदी बहुत कुछ करने वाला है। अब 10 साल में उनकी पोल खुल गई, ना नौकरियां मिल रहे, ना कीमतें घट रहे, ना किसान को फायदा हो रहा है, और जो काला धन मैं खत्म करता हूँ बोल के नोटबंदी किए, उसका कोई फायदा नहीं हो। तो कह रहे काला धन अदानी अंबानी आपको भेज रहे हैं टेम्पो में भर भर के? नहीं, हमारे को भेज रहे बोल रहे ना उन्होंने। फिर डालो ना दाढ़, प्रूव करो ना। अदानी अंबानी के घर में जाके डालो, ईडी का करो, फिर उसके बाद सीबीआई का करो, उसके बाद इनकम टैक्स वाले। चुप क्यों बैठे? फिर अगर आप मैं भ्रष्टाचार कभी सहन नहीं करूंगा ये जब आप कहते हैं, तो अदानी अंबानी पे दांत डाल के बोलो नहीं हमने उनको भेजा था पैसा, वो जो कहेंगे फिर इन्हों भी गवाह बन के आने दो मोदी जी। लेकिन खरगे साहब 10 साल के बाद भी आप लोग कोई ऐसा सटीक फिगर देकर के जनता के बीच में नहीं गए कि हम सरकार परिवर्तन आने जा रहा है। क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर आप लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस कोई नंबर कोट नहीं करना चाह रही? इज इट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और व्हाट? नंबर कोई आज तक दिया नहीं। वो आप लोगों का असेसमेंट होता है, टीवी प्रेस जो एनालाइज करने वाले वो लोग करते हैं। हम तो हमारे जो अंडर करंट चल रही है और हमारे जो वर्कर्स फीडबैक हमको देते हैं, हर स्ट्रेटेजी हम खुल के नहीं बोलते। उन्होंने कहा डिवाइन, एक तरीके से दिव्य उनके ऊपर आशीर्वाद है, 73 साल उम्र प्रधानमंत्री की भी है, इसलिए वो इतना काम कर पाते हैं। खरगे साहब को क्या लगता है? वो 83 साल में आप कह रहे हैं आप भी बहुत काम करते हैं। देखो, मेरे से 7-8 साल छोटे हैं जी, और पावर में है और सब सहूलतें उनको है। मेरे पास क्या सहूलतें हैं? हम तो कहीं हेलीकॉप्टर मिला तो जाते हैं, कहीं फ्लाइट मिला जाते हैं, कहीं कमर्शियल फ्लाइट से जाते हैं, तो हर जगह हमको जद्दोजहद करना पड़ता है। हमारे अकाउंट्स भी उन्होंने सीज किया। आजकल लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ है? फिर भी हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इतने होने के उन्होंने कितना भी हमको हरासमेंट करने दो, हम लोग जीतने वाले हैं, ये मोदी जी को मालूम होना चाहिए। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, इलेक्शन कमीशन को आपने चिट्ठी लिखी थी, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपकी चिट्ठी जो है बायस्ड और डेलिब्रेट अटेम्प्ट है टू स्प्रेड कंफ्यूजन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल स्टेप्स। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि आप कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं इलेक्टोरल स्टेप्स को लेकर। देखो, हम किसी को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड का मतलब ये है कि पैसे उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने अपने लोगों को हर जगह ऐसा फैलाया है कि पैसे की वजह से बड़े बड़े बिल्डिंग्स बंद के रखे हैं उन्होंने। हमारे लोगों को अगर जाना है कहीं, तो हम लोग वहाँ किसी गेस्ट हाउस में ठहरना, किसी के घर में ठहरना, किसी के छोटे मोटे होटल में ठहरना, ये हमारे वर्कर्स का हाल है। और बाकी सब चीज़ें मोदी जी अंडरग्राउंड आरएसएस के थ्रू काम करवा लेते हैं, और उसको फुल सपोर्ट तो शाह साहब का है। वो भी पूरा पीछे से उनके पास पैसे का, डराने का, ये सब रिमोट कंट्रोल उन्होंने रख लिया है। तो आप जवाब से संतुष्ट थे? आप इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया आपको, लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने भी लिखी, वो लिखने के बाद हमने भी एक चिट्ठी लिखी है उनको कि ये सब जो आपने लिखा है गलत है,
और हम ये चाहते हैं कि सबको एक फील्ड लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना। किसी जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है तो पुलिस का मिसयूज नहीं होना, ईडी का मिसयूज नहीं होना, आईटी का इनकम टैक्स का मिसयूज नहीं होना। ये सारी चीज़ें हमने भी कहा है, क्योंकि सत्ता आपके पास है, इसका दुरुपयोग तुम नहीं करना चाहिए। ईवीएम को लेकर खड़गे साहब हमेशा सवाल उठते हैं, अभी आप इसको लेकर कुछ एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको लगता है अभी तक चीजें ठीक हैं या आपको? नहीं, अब इस वक्त मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बार बार वो चीज़ को मैं बोल के लोग रियलाइज कर रहे, लीडर्स रियलाइज कर रहे, अपोजिशन पार्टी के लोग भी रियलाइज कर रहे। और इन्होंने जब 400 पार बोल रहे हो तो किस आधार पे बोल रहे, कौन से इनके इलाके में पकड़ है? मैंने तो बोला आपको, पंजाब में इनका कोई पकड़ नहीं है, डीएम के यानी उधर तमिलनाडु में नहीं है, केरला में नहीं है, तेलंगाना में कम है, कमज़ोर है, आंध्रा में कमज़ोर है, कर्नाटक में जिस जगह हमने एक जीता था वहाँ पर डबल फिगर आएगा। तो ये उन्होंने सोच समझ के बोले तो ठीक है, लेकिन बगैर समझे अगर ये कहते हैं तो इट इज़ वेरी बैड। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर अगर आप आए, आपके साथ सपा भी गठबंधन में है, तो रामलला को एक बार फिर से आप वहां भेज देंगे, टेंट में बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पर। तुष्टीकरण का आरोप आपके ऊपर लगाया और कहा कि जब ये दोनों पार्टियां तुष्टीकरण करती हैं और जब मैं कहता हूं तो आप आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जरूर हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, हम नहीं करते। और हम कभी किसी मंदिर गिराने में या किसी भगवान के इसके ऊपर जिसकी आस्था है उस आस्था को हम कभी रोके नहीं। तुम प्रैक्टिस करो, दूसरों का प्रैक्टिस करो। तो अब मैं पूछता हूँ उनको, मोदी साहब बहुत, अब रामलला मंदिर वहाँ है, वहाँ के ट्रस्टी लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लड़ के कुछ उसको आखिरी में ट्रस्ट बना के ट्रस्टी ने बना लिया। लेकिन जो ट्रस्ट वाले बनाए, आपको क्या अधिकार है कि वहाँ जाके तुम अकेले पूजा करना, अकेले उसको भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठापना करना? तो ये जो आप जिस तरीके से आपका बर्ताव हुआ, इसी से ये मालूम होता है कि आप अकेले सब कुछ करना चाहते हो। यानी कांग्रेस कल को सत्ता में आई तो कोई वहां पर फेरबदल नहीं होगा? ये देखिए, उनके लिए ये वो बात कह सकते हैं उन्होंने, लेकिन हम कभी किसी मंदिर मस्जिद या कोई गुरुद्वारा कोई विहार हम तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप आएंगे तो सारा आरक्षण सब मुस्लिमों को दे देंगे। आरक्षण आपने कर्नाटक में मुस्लिम्स को ओबीसी बना दिया, 10 साल पहले आपने कोशिश की थी, आप ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिम्स को देना चाहते हैं, ऐसा आरोप प्रधानमंत्री आप ये गलत है। ये फिर वही हिंदू मुसलमान लाने के लिए कहाँ संविधान में लिखा है निकाल के उनको देने का? ये तो शेड्यूल कास्ट को तो वहाँ पर आर्टिकल जो उसमें शामिल है, जो उस आर्टिकल के तहत उनको मिल रहा है, ये बदल के देना किसी के हक में नहीं। ये तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट होकर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी में एक पहले एग्रीमेंट होके उस एग्रीमेंट के तहत फिर ये संविधान बनाते वक्त ये आ गया, तो इसको सभी ने मदद करके किया। तो वो निकाल के तुमको दे रहे, ये निकाल के, ये झूठी बातें बोलने की उनकी आदत है। बड़ा मुश्किल है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हम बार बार क्रिटिसाइज करें, तो आप लोग बोलते प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते, और प्राइम मिनिस्टर भी यही बोलते, मैं बचपन में गरीब था, वो था, माँ गंगा ने मुझे बुलाई, मेरी गरीब माँ गुजरात में है। ये ऐसी चीज़ें बोलने का रहता है। ये ऐसे से सिंपत्ति नहीं मिलती है, आपके काम के वजह से सिंपत्ति मिलती है। जवाहरलाल नेहरू कभी ऐसा कहे थे? उन्होंने खुद ऐसा किया कि जो आज हमने बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े कारखाने बनाए, ये सब मॉडर्न टेम्पल्स है। इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है,
और पेट भर खाना मिलता है और इरिगेशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, ये काम बोलते हैं। बार बार मैंने वो किया, मैंने ये किया बोलते, लेकिन जनता का फायदे का कौन सा काम किया? सर अंतिम दो सवाल। एक सवाल सर, प्रधानमंत्री, बीजेपी का सबसे एडेड एडवांटेज इस इलेक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त चेहरा, मोदी की गारंटी, जमीन पे भी आप जाओ तो जनता मोदी आएगा या मोदी नहीं आएगा, चुनाव इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको लगता है ऑपोजिशन के लिए यही एक चैलेंज है कि एक फेस नहीं है, और आपके जो विरोधी हैं उनको इससे एक मुद्दा भी मिल जाता है, वो कहते हैं ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है इंडिया अलायंस, हर कोई यहाँ पर पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है? ये सब झूठ है। ऑलवेज जब अलायंस पार्टीज एक होते हैं, एक होकर निर्णय लेते हैं, और इसलिए एक हो गए हैं कि एक विचारधारा वाले लोग एक तरफ है, वो जनता उनके साथ है। ये मोदी जी अपनी विचारधारा आरएसएस की वो साथ में रखते हैं, वो अलग है। इसीलिए ये इलेक्शन जनता वर्सेस मोदी है, खुद जनता उठी है। अंतिम सवाल, लोग कह रहे हैं कि रायबरेली से, वहां से इस तरह की एक आई कि रायबरेली से अगला प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, जाहिर तौर पर इशारा राहुल गांधी की तरफ था, तो क्या अगर सरकार बनी तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे अगर आप बना पाए तो? ये देखो, आप हमारे अलायंस पार्टनर में झगड़े मत लगाओ। अपना राहुल गांधी जी भी बोले, हम भी बोले, सोनिया गांधी जी भी बोले, सभी ने बोला कि अलायंस पार्टनर का नंबर आने के बाद हम बहुत संख्या में आने वाले हैं। आते ही सबके कंसल्टेशन से जो कॉमन एक उसका कैंडिडेट होगा, तो इसीलिए उसमें जो निर्णय वो लोग करेंगे जो अलायंस पार्टनर है। उसको बार बार तुम्हारे पास कौन है, तुम कोई ना कोई पैदा होता है। पहले ऐसा बोलते थे, हु इज आफ्टर नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री है। हु इज आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी है। हु इज आफ्टर पॉलिटिक्स अबॉर्स। हाँ, तो कोई भी आ सकते। जब हम भी ऐसा यूपीए का गठबंधन हुआ, जब यूपीए गठबंधन में कौन प्राइम मिनिस्टर बोले? सोनिया गांधी जी ने पट से मनमोहन सिंह को बनाया। तो ये सवाल डेमोक्रेसी में ऐसे सवाल रखना क्या कि मोदी का उनके पास चेहरा है, तुम्हारे पास क्या, ये चेहरा परमानेंट रहने वाला है? डेमोक्रेसी में चेहरे बदलते रहते हैं, और उन्होंने अब जबरदस्ती से यार रहना चाहते कुर्सी पे, लेकिन लोग उनको 24 में चेहरा बदलेगा, पूरी उम्मीद है आपको? 24 में जरूर बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं खरगे जी। आप बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, लगातार कैंपेनिंग आप कर रहे हैं।